इंसाफ के लिए रशना का इंतकाम। एडवोकेट फुरकान काला तो था ही, उसका जिस्म भी भद्दा था। उसकी छोटी छोटी आंखों में मक्कारी और बेरहमी साफ झलकती थी। वो गले में सोने की मोटी सी चेन और हाथ में कीमती घड़ी पहने रहता था। शहर के पौश इलाके में उसका शानदार बंगला था। एक आदमी की जिंदगी में जो कुछ चाहिए वह सब उसके पास था। ये सब उसने मक्कारी और साजिशों से कमाया था। उसके साथी वकील उसे जोड़तोड़ और चालाकी का बादशाह कहते थे। कैसा भी पेचीदा केस हो, कितना ही घिनौना मुजरिम हो, उसके पास आकर मजबूर हो जाता था। वो अपनी चालों और तिकड़म की भारी भरकम फीस वसूलता था। फुरकान के पास बेपनाह दौलत थी। साजिश और तिकड़म से आई दौलत के साथ कई तरह की बुराइयां भी आ जाती हैं। शराब और शबाब के शौक ने उसके अंदर के इंसान को बिल्कुल खत्म कर दिया था। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक अच्छाई ये थी कि वो अपनी बेटी नाहिद से बेपनाह मोहब्बत करता था। एक दिन फुरकान अपने ऑफिस में बैठा था, तभी उसके इंटरकॉम की घंटी बजी। दूसरी ओर उसका मुंशी था। उसने क्लाइंट की खबर दी तो उसने पहला सवाल यही पूछा, आसामी पैसे वाली है ना? जी साहब, तगड़ी पार्टी है, मुंशी ने जल्दी से कहा। फुरकान ने क्लाइंट को केबिन में भेजने को कहा। उसकी केबिन में जो आदमी दाखिल हुआ वह महंगा सूट पहने था। उसकी अंगुलियों में हीरे की अंगूठियां चमक रही थीं। कुर्सी पर बैठते हुए उसने कहा, मेरा नाम राहत खान है। मैं राहत इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ। राहत इंडस्ट्रीज एक बड़ी कंपनी थी जिससे कई कारोबार जुड़े थे। साफ था वो काफी दौलतमंद पार्टी थी। फरमाइए सर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? फुरकान ने कहा, भाई मेरे बेटे नुसरत का मामला है। उस बेवकूफ ने एक नादानी कर डाली है। राहत खान ने कहा, सर जरा खुलकर बताइए मामला क्या है? भाई मेरा बेटा है नुसरत, उसने रशना नाम की एक लड़की का रेप कर दिया है और अब जेल में बंद है। हालांकि उस लड़की को उठाने में उसके कुछ दोस्त भी शामिल थे, लेकिन पकड़ा वही अकेला गया है। राहत खान ने कहा, ओह मामला तो संगीन है। फुरकान ने कहा, राहत साहब, आप चाहते हैं कि मैं आपके बेटे की पैरवी करके उसे जेल से छुड़वा दूं? जाहिर है मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने आपका बहुत नाम सुना है। राहत ने कहा। फुरकान की आंखों की चमक बढ़ गई। उसने गंभीर होकर कहा, राहत साहब, केस बहुत बिगड़ चुका है। उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है और डीएनए रिपोर्ट से सारी सच्चाई पता चल जाएगी। हाँ, मैं सब समझता हूँ। आप एक बार उसे छुड़वा दीजिए, उसके बाद मैं उसका कुछ इंतजाम कर दूंगा। आप पैसे की कतई फिक्र न करें। राहत खान ने कहा, ठीक है, मैं जी जान लगा दूंगा, पर मेरी फीस 50 लाख होगी। उसमें से आधे पहले, आधे केस जीतने के बाद। अगर आपको मंजूर हो तो मैं काम शुरू करूं। हाँ, मंजूर है। राहत खान ने कहा, आप मुझे उन दोस्तों के नाम व पते लिखा दीजिए जो उस दिन उसके साथ थे। हाँ, एक बात ये भी बता दीजिए कि अगर उसे बचाने के लिए उसके किसी दोस्त की कुर्बानी देनी पड़े तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं होगा? नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। बस किसी तरह मेरा बेटा बच जाए। रशना अपने माँ बाप की एकलौती बेटी थी। माँ बाप की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसके बावजूद भी वो उसे पढ़ा रहे थे। वो शहर के मशहूर कॉलेज में पढ़ रही थी और बस स्टैंड से घर तक पैदल ही जाती थी। वो बेहद शरीफ और समझदार लड़की थी। बेपनाह खूबसूरत होने के बावजूद वो बड़ी सादगी से रहती थी। पिता ने उसकी शादी शर्जील से तय कर दी थी, पर निकाह की तारीख मुकर्रर नहीं हुई थी। मंगेतर से उसकी फोन पर बातचीत होती रहती थी। उस दिन भी रशना बस से उतरकर अपने घर जा रही थी, तभी एक कार उसके करीब आ रुकी। उसमें से 2 लोग उतरे। जब तक वो कुछ समझ पाती, उन दोनों ने उसे दबोचकर कार में डाल लिया था। उस गाड़ी में एक युवक और भी था। वो मशहूर उद्योगपति राहत खान का बेटा नुसरत था। रशना पूरी ताकत लगाकर चीखी, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो। एक आदमी ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया था। सामने बैठे नौजवान नुसरत ने घुरक कर कहा था, चुपचाप बैठी रहे। बड़ी मुश्किल से हाथ आई है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? इसके बाद उसने अपने दोस्तों से कहा,
तुम लोगों ने आज मेरे मन का काम किया है, इसलिए तुम्हें इसका अच्छा इनाम मिलेगा। दो लोगों के बीच रशना डरी सहमी बैठी थी। उसे न रास्ते समझ में आ रहे थे, न बचने की कोई तरकीब। वह चिल्ला भी नहीं सकती थी। कुछ देर में गाड़ी एक नई बन रही कॉलोनी में रुकी। उस कॉलोनी में अभी लोगों ने रहना शुरू नहीं किया था। जिन लोगों ने रशना को गाड़ी में डाला था, वही दोनों उसे एक नए मकान में ले गए। कार में बैठा नुसरत भी पीछे पीछे आ गया था। उसे एक कमरे में छोड़कर वे दोनों चले गए तो नुसरत ने कमरे का दरवाजा बंद करके उसकी असमत लूट ली। वो रो रो कर बख्श देने के लिए गिड़गिड़ाती रही, पर उसे उस पर तनिक भी दया नहीं आई। इसके बाद वह रोती रही। जब वे तीनों उसे गाड़ी में डालकर वापस ला रहे थे तो रास्ते में रोड पर एक जगह पुलिस का नाका लगा दिखा। कार चला रहा युवक बोला, उस्ताद, पुलिस गाड़ी रोकने को कह रही है। हाँ, रोक दे गाड़ी, नुसरत ने कहा। उस्ताद, ये चिड़िया, एक साथी ने पूछा। इस चिड़िया के पर कटे हुए हैं और मैंने इसे संभाला हुआ है। तू फिक्र मत कर, नुसरत ने कहा। उस समय रशना के मन में बेपनाह गुस्सा और नफरत की आग जल रही थी। जैसे ही गाड़ी रुकी, वो पूरी ताकत से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। लड़की की आवाज सुनकर पुलिस वालों ने गाड़ी को घेर लिया। सभी को गाड़ी से उतारा गया। रशना ने रो रो कर अपने साथ घटी घटना पुलिस को बता दी। पुलिस ने उन युवकों को हिरासत में ले लिया और खबर रशना के पिता को दे दी। कुछ ही देर में मीडिया वालों को भी पता चल गया। फिर तो हंगामा खड़ा हो गया। रशना के मंगेतर शर्जील को पता चला तो वह भी थाने पहुंच गया। रशना उसके कंधे पर सिर रखकर खूब रोई। एडवोकेट फुरकान किसी भी तरह नुसरत को बचाने में लग गया। इसके लिए उसने पैसा और पहुंच का इस्तेमाल किया। ये केस अदालत पहुंचा तो एकदम उल्टा हो गया। अदालत में जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई, उसके मुताबिक राहत इंडस्ट्रीज के मालिक का बेटा नुसरत बेगुनाह पाया गया। एडवोकेट फुरकान ने कोर्ट में जो कहानी पेश की, उसमें बताया गया कि अब से करीब 2 महीने पहले किसी जगह पर रशना और नुसरत की मुलाकात हुई थी। दोनों एक दूसरे के करीब आए। मोहब्बत का खेल शुरू हो गया। इनकी मुलाकातें महंगे रेस्टोरेंट में होने लगी। उनकी मुलाकातों के कई गवाह पेश हुए। 2 वेटर जो उन्हें सर्व करते थे, उनके साथ साथ रेस्टोरेंट के मैनेजर नदीम ने भी गवाही दी। जिन स्टोर दुकानों से नुसरत ने रशना को तोहफे दिलाए थे, उन लोगों ने भी कोर्ट में बयान दिए। एक दिन रशना ने नुसरत पर शादी का दबाव डाला तो उसने शादी से इनकार कर दिया। इसकी वजह ये थी कि वह शादी करने लायक नहीं था। इस बात को रशना नहीं जानती थी। नुसरत की शादी से मना करने पर रशना ने उसे धमकी दी कि वो उसके खिलाफ कुछ भी कर सकती है। आखिर वही हुआ और उसने नुसरत पर रेप का इल्जाम लगा दिया। उस दिन वो खुद अपनी मर्जी से नुसरत व उसके दोस्तों के साथ आउटिंग पर गई थी। वापसी पर जब पुलिस ने गाड़ी रोकी तो उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके बाद पुलिस ने नुसरत और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल रिपोर्ट में रशना के साथ रेप की पुष्टि तो हुई थी, पर यह रेप नुसरत ने नहीं बल्कि किसी और ने किया था। बदला लेने की खातिर इल्जाम लगा दिया था नुसरत पर, जबकि हकीकत ये थी कि नुसरत नामर्द था। इस सिलसिले में कई डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट सबूत के तौर पर अदालत में पेश की गई। वो एक मायूस इंसान है जो दिल बहलाने के लिए लड़कियों से दोस्ती करता है। डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स की मेडिकल रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट, रेस्टोरेंट वालों, स्टोर वालों आदि की गवाही ने केस का रुख ही बदल दिया। रशना भरी अदालत में रो रो कर चीख चीख कर फरियाद करती रही, लेकिन वकील फुरकान का बिछाया जाल और सबूत इतने पक्के थे कि कुछ नहीं हो सका। नुसरत को बाइज्जत बरी कर दिया गया और रशना पर जुर्माना लगाकर उसे माफ कर दिया गया। अदालत के बाहर राहत खान ने एडवोकेट फुरकान को गले लगाकर शुक्रिया अदा करते हुए उसकी बहुत तारीफ की। शर्जील के सामने रशना की हिचकियां बंध गईं। उसने रोते हुए कहा, शर्जील, अदालत में जो कुछ कहा गया वह सब झूठ है। मैंने नुसरत को इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं जानता हूँ रशना, तुम बेकसूर हो। ये सब उस मक्कार वकील की साजिश है। दौलत के लिए लोग अपना ईमान और जमीर तक बेच देते हैं। तुम परेशान न हो, ऊपर वाला जरूर इंसाफ करेगा।
एक बात और रशना, पहले मैंने सोचा था कि अपना घर बनाकर तुमसे निकाह करूंगा, लेकिन अब मैं तुमसे अगले महीने ही शादी कर रहा हूँ, वरना तुम भुगती रहोगी। मैंने इस बारे में तुम्हारे अब्बू से बात कर ली है। शर्जीत ने कहा। एक दिन नुसरत का दोस्त उसके पास एक आदमी को लेकर आया। उसके सिर पर कैप थी, आंखों पर काला चश्मा, पान जैसे लाल होंठ, गले में नीला स्कार्फ बंधा था। उसने कपड़े भी काफी कीमती पहन रखे थे। उस व्यक्ति का नाम दिलबर था। दोस्त ने बताया था कि दिलबर के पास ऐसी हुस्न की परियां हैं कि देखो तो आंखें खुली की खुली रह जाएं। नुसरत उद्योगपति का बेटा था। वो अपनी अयाशी पर खूब पैसे उड़ाता था, इसलिए उसने कहा, मुझे दिखाओ तो वे कैसी हैं। दिलबर ने अपने मोबाइल फोन में नुसरत को एक फोटो दिखाई। लड़की बेहद हसीन और पुरशबाब थी। देखते ही नुसरत उसका दीवाना हो गया। उसने कहा, क्या तुम इसे ला सकते हो? हाँ, तभी तो फोटो दिखा रहा हूँ, पर पैसा काफी लगेगा और मेरी कुछ शर्तें भी हैं। पैसे की तुम फिक्र मत करो, अपनी शर्तें बताओ। नुसरत ने कहा, शर्त यह है कि इस लड़की के पास बस वही आदमी जाएगा जिसने सौदा किया है, यानी बस तुम, और सुबह होने से पहले तुम लड़की को वापस भेज दोगे। 1 लाख रुपए कीमत होगी। दिलबर ने कहा, मुझे मंजूर है। नुसरत ने बेचैनी से 50,000 रुपए उसके हाथ पर रख कर कहा, बाकी काम के बाद तुम लड़की अकेले उठाओगे, उससे आपको कोई मतलब नहीं, आप बस जगह बता दो, लड़की पहुंचा दी जाएगी। दिलबर ने कहा। दूसरी ओर वकील फुरकान बड़ा खुश था। एक बड़ी दौलतमंद व इज्जतदार खानदान से उसकी इकलौती बेटी नाहिद के लिए रिश्ता आया था। लड़का भी बाप के बिजनेस से जुड़ा था। पढ़ा लिखा शरीफ लड़का था। मंगनी का दिन भी तय हो गया था। नाहिद रोज की तरह उस दिन भी योगा क्लास से घर लौट रही थी। वो अपनी छोटी गाड़ी खुद चलाती थी। रास्ते में एक तेज रफ्तार वैन ने उसकी कार को ओवरटेक करके रोक लिया। वैन के शीशे काले थे। वैन रुकते ही उसमें से 2-3 लोग जल्दी से उतरे और उन्होंने नाहिद की कार का गेट खोलकर फुर्ती से उसे बेबस करके अपनी वैन में बिठा दिया। उसकी गाड़ी वहीं खड़ी रह गई। नाहिद की समझ में नहीं आ रहा था कि वे लोग कौन हैं और उसे किडनैप क्यों कर रहे हैं। वो रुंधी आवाज में बोली, तुम लोग कौन हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हम इसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हमसे जितना कहा गया है हम वही कर रहे हैं। उनमें से एक ने जवाब दिया, इस काम के जितने पैसे तुम्हें मिले हैं उसका 10 गुना मैं तुम्हें अपने अब्बू से दिलवा दूंगी। तुम मुझे छोड़ दो, मैं कसम खाती हूँ तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो आदमी हंसकर बोला, तुम्हारे बाप से तो कुछ और वसूल करना है। अब खामोश बैठी रहो, हम तुम पर सख्ती नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बकबक करती रहो। चुप नहीं हुई तो मुंह में कपड़ा ठूंस देंगे। नाहिद सहम कर चुप हो गई। उसे अंदाजा नहीं था कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। कुछ देर बाद वह वैन एक सुनसान मकान के सामने जाकर रुकी। नाहिद को वैन से जबरन उतारकर एक कमरे में बंद कर दिया गया। वो कमरा साउंड प्रूफ था। उसका चीखना चिल्लाना बाहर नहीं सुना जा सकता था। उस कमरे में नुसरत पहुंच गया, जिसके हुक्म पर उसे किडनैप किया गया था। उसे यह पता नहीं था कि यह खूबसूरत लड़की उसी नामी गिरामी वकील की बेटी है, जिसने उसे रेप के आरोप से बरी कराया था। नाहिद के लिए वह रात कयामत की थी। अगले दिन नाहिद को वहीं छोड़ दिया गया जहां से उसे उठाया था। फुरकान दोनों हाथों से सिर थामे बैठा था। उसके सामने उसकी लुटी-पिटी बेटी नाहिद सिसकियां भर रही थी। 1 घंटे पहले ही उसे गेट पर छोड़ा गया था। उसने अपने बाप को वह सब कुछ बता दिया जो उस पर गुजरी थी। तमाम रेपिस्टों को बरी कराने वाले एडवोकेट फुरकान ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसी की लाडली बेटी के साथ भी कभी ऐसा घिनौना काम हो सकता है। फुरकान एक समर्थ और ऊंची पहुंच वाला आदमी था। दौलत की भी उसके पास कमी नहीं थी, पर आज न दौलत काम आ रही थी न रसूख। उसने नाहिद से पूछा, बेटा बस एक बार मुझे पता चल जाए कि यह किसने किया, फिर देख मैं उसका क्या हश्र करता हूँ। मुझे बताओ वे कौन थे, कैसे थे, कहाँ ले गए थे? डैडी, जो लोग ले गए वे सब नकाब में थे। जिसने मुझे बर्बाद किया उसके बारे में बताती हूँ। जगह शहर से बाहर थी।
बंगले बने थे, बाकी मुझे कुछ याद नहीं। इतना कहकर नाहिद फिर रोने लगी। फुरकान के बदन में आग लगी थी। वो अपने दिमाग पर जोर देने लगा कि कौन हो सकते हैं वे लोग। यही सोचते सोचते उसके लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। फुरकान ने भर्राए आवाज में कहा, हेलो, फुरकान साहब से बात करनी है। बोल रहा हूँ, उसने कहा। फुरकान साहब, मैं आपको उस आदमी का पता बता सकता हूँ जिसने आपकी बेटी की इज्जत लूटी है। आप चाहें तो अपनी बेटी से उसकी पहचान भी करवा सकते हैं। हाँ हाँ, बताओ कौन है वह, जल्द बताओ। पर तुम कौन हो? वो सब रहने दीजिए, ये जानकर क्या करेंगे। पर जिसने आपकी बेटी को बर्बाद किया है, उस बदमाश का नाम नुसरत है। राहत इंडस्ट्रीज के मालिक का बेटा। क्या वही नुसरत? हाँ, वही नुसरत जिसे आपने रेप के केस से बरी बनाया था। पर अफसोस की बात यह है कि फुरकान साहब, कानूनी तौर पर आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अदालत में आप पक्के सबूतों के साथ यह साबित कर चुके हैं कि वो नामर्द है। अब आप किस मुंह से अदालत के सामने कहेंगे कि उसने आपकी बेटी के साथ रेप किया है? कौन यकीन करेगा आपका? फुरकान के हाथ से रिसीवर छूट गया। नाहिद सिसक रही थी। वो एक बेगुनाह और मासूम लड़की थी। उस दिन फुरकान को महसूस हुआ कि बेटी के साथ इस तरह की वारदात हो जाने के बाद उसके माँ बाप पर क्या गुजरती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।